बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये मतलब ये जो क्लासेस हैं ये रिकॉर्डेड होंगी। तो अगर किसी का कोई लेक्चर बाय चांस मिस होता है या कोई लेट होता है तो वो इन रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनसे आप देख सकते हो, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। और लेकिन लाइव क्लास में आना है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइव क्लास में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके डाउट्स ले सकता हूँ, आपको मौका दे सकता हूँ बोलने का, स्क्रीन शेयर करने का और अपना प्रोग्राम शो अप करने का। सो लाइव क्लास से बेटर कुछ नहीं होता। अब सी जिनको समझ में नहीं आई या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आई आज तक, जितनी भी आपने पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को देखिए। ये क्या है? एक क्यूब, सबको पता है, रूबिक्स क्यूब 3x3। तो यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया तो इस क्यूब को 100% सॉल्व कर लिया था? क्या ऐसा कोई है? एनीवन? नो वन? ओके, सेकेंड थर्ड टाइम में तो कर लिया होगा ऐसा कोई? तो अगर इस क्यूब को सॉल्व नहीं कर पाए तो आपको पता है रीजन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपको इस क्यूब को सॉल्व करने का उस समय सही तरीका नहीं आता। अब कई लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, पर तब आपको सही तरीका नहीं आता था, कोई एक पैटर्न नहीं पता था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कई लोग मैनुअली सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, एक साइड का कलर बना लेंगे फिर दूसरी साइड जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। लेयर बाय लेयर सॉल्व होता है। अब ये कौन बताएगा? सो यही है वो बिफोर द बेसिक्स की चीज। एल्गोरिदम बाद में आता है क्यूब के केस में। मैं क्यूब का एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल इस क्यूब जैसी है। पजलिंग हो सकती है उसके लिए जिसे एक सही पैटर्न नहीं पता प्रोग्रामिंग को समझने और आगे डेवलपमेंट का। लेकिन अगर आप सही पैटर्न से चलते हो, सही पैटर्न समझ के और वर्किंग समझ के चलते हो, तो आपको प्रोग्रामिंग सबसे इजी लगेगी। बिकॉज जो सबसे फर्स्ट बिगिनर ट्रायल होता है उसको आधे घंटे पौन घंटे की मेहनत के बाद भी एक क्यूब उससे सॉल्व नहीं होता। लेकिन जिसने 40 बार तरीका सीख के सॉल्व कर लिया वो आधा मिनट भी नहीं लगाता। यही आपके साथ होने वाला है। मुझे नहीं पता आपका स्किल सेट कितना है, हालांकि कई लोगों ने फॉर्म में फिल किया था कि उनको पाइथन की बेसिक्स भी आती हैं एंड ऑल दैट। बट आपका स्किल सेट जो भी हो, हम एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। और आपको इस क्यूब को सॉल्व करना नहीं सीखना, आपको सी प्रोग्रामिंग या कोई भी एक जनरल प्रोग्रामिंग सीखनी है। एक बार आप जब प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट ठीक से सीख जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि हाँ, ये जो सेम कॉन्सेप्ट है ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लगने वाले हैं, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। अब शायद बाकी लोग भी कुछ आ गए हैं। मैंने जो बातें अभी कही वो आप हमेशा ध्यान रखिए। पहली बात, कोई भी डाउट होता है रेज योर हैंड। सेकंड, आपको पैटर्न सही समझना है, बिफोर द बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का अपना टॉपिक है बेसिक एंड बिफोर द बेसिक। ये बिफोर द बेसिक क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक देखिए, अभी भी लोग आ रहे हैं। ओके, हम स्टार्ट कर सकते हैं अब। आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है, लेकिन आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होगी। अगर दिख रही है तो प्लीज बताइए चैट में। थैंक यू। ओके, सो वेलकम टू एपीआई, आयुष्मान प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको सिर्फ सी नहीं आगे के भी और बहुत एडवांस लेवल के कोर्सेज सिखाए जाएंगे। तो एपीआई में आज का अपना सबसे फर्स्ट लेक्चर है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो प्रोग्रामिंग के लिए देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बताता हूँ। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसको आपकी भाषा नहीं आती, आपको उसकी भाषा नहीं आती, क्या बिना किसी ट्रांसलेटर के आप बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? कोई ऐसा व्यक्ति जो जापानीज बोल रहा है, आपको जापानीज नहीं आती, उसको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे बिना किसी ट्रांसलेटर, बिना किसी थर्ड पर्सन की। यही एग्जैक्ट सेम सिनेरियो था कंप्यूटर्स जब बने और ह्यूमंस के बीच में। कंप्यूटर्स ह्यूमंस की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जो हिंदी इंग्लिश हम बोलते हैं वो नहीं समझ पाते, आज भी नहीं समझ पाते, तब की बात तो और थी। तो अब ह्यूमंस को कोई ना कोई तरीका चाहिए था कंप्यूटर्स तक अपनी बात, अपने इंस्ट्रक्शंस पहुंचाने का, क्योंकि अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे उस कंप्यूटर को कहेंगे कि ये कर दो वो कर दो हमारे लिए। वो कंप्यूटर कर बहुत कुछ सकता है, उसमें पोटेंशियल है, बट उसे एक इंस्ट्रक्शन कैसे दें, कैसे बताएं कि उसे करना क्या है एग्जैक्टली exactly? उसके लिए एक कम्युनिकेशन कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच जरूरी था कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अब एक तरीका इसमें यह था कि आप बाइनरी कोड लिखो। बाइनरी कोड यानी कि आप पहले वो लैंग्वेज सीखो जो कंप्यूटर समझता है, जो कि है बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की।
जो कि बहुत ही एक हार्श वे हो जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन देना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे है अपने आप में। और ये इतना कम, मतलब आप समझ लीजिए एक छोटा सा दो नंबर्स को ऐड करने वाला प्रोग्राम अगर 10,000 लाइंस में बन रहा हो तो क्या आप उसको बनाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। और ऐसे में आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे कि यूनिटी और फॉक्स प्रो जैसे सॉफ्टवेयर को तो भूल ही जाइए। तो इसलिए साइंटिस्ट्स ने ये किया कि एक ट्रांसलेटर बिठा दिया जो ट्रांसलेशन कर सके बाइनरी टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू बाइनरी में। ये जो ट्रांसलेटर है इसी से जन्म हुआ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट का। ट्रांसलेटर दो तरह के होते हैं आज के टाइम पे, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। ओके, सो जो कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है ये दोनों ट्रांसलेटर्स हैं बेसिकली, जो हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को ट्रांसलेट करके बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिसे लेटर ऑन हमारा कंप्यूटर समझता है, पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसे एग्जीक्यूट कर पाता है। सो बेसिकली यहाँ पे ना कंप्यूटर ने हमारी लैंग्वेज सीखी है ना हमने कंप्यूटर की, हमने एक ट्रांसलेटर बिठा दिया जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं और वो दोनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर देता है सही सही। ओके, सो अब यहाँ मैंने कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात की, ये बिफोर द बेसिक्स है। ओके, बिफोर द बेसिक्स जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने सी का टर्मिनल ओपन करके कुछ भी लिखा नहीं है। सी के बेसिक्स से पहले आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। जब आप अपने कंप्यूटर को किसी भी तरीके से किसी भी वे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, चाहे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके दो, चाहे आप बाइनरी कोड लिखो सीधे, वो इंस्ट्रक्शन अगर आप कंप्यूटर को दे रहे हो वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो तरह के ट्रांसलेटर्स मैंने आपको बताया। सो ट्रांसलेटर वन क्या होता है? दैट इज कंपाइलर। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, अभी के लिए आप इतना समझिए कि एक कंपाइलर वो ही एक ट्रांसलेटर है जो सारे के सारे कोड को, यानी कि जितनी भी लाइंस आपने लिखी हैं उन सबको एक साथ आपकी लैंग्वेज से बाइनरी में कन्वर्ट करके एक अलग फाइल में सेव करेगा, जो कि होती है ऑब्जेक्ट फाइल सी की। और उसके बाद उस पूरी फाइल को कंप्यूटर को हैंड ओवर कर देगा कि इसमें से बाइनरी कोड पढ़ के एक साथ पूरी फाइल एग्जीक्यूट कर दो, यानी कि वो एक साथ पूरी फाइल का काम निपटाता है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंपाइलर, उसको कंपाइलर कहते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाता है और आपको पूरी फाइल को एक साथ प्रोसेस नहीं करना पड़ता। आप लाइन बाय लाइन चलते जाइए, एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, पहले ट्रांसलेशन फिर एग्जीक्यूशन, ट्रांसलेशन एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली चलता रहता है। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया व्हाट इज प्रोग्रामिंग और थोड़ा बहुत ट्रांसलेटर वगैरह के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिक्स बिफोर प्रिंटफ। अगर हम सी की स्पेसिफिकली बात करें तो सी काम कैसे करता है? सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, यानी कंपाइलर के ऊपर काम करता है। और सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कोई भी कोड जो आप लिख रहे हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप लिख रहे हो, उसके सिंटैक्स पर ज्यादा ध्यान देना होता है और उसके ऑब्जेक्टिव पर कम ध्यान देना होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव को भूल जाओ, आप उसके सिंटैक्स पे अगर पूरा ध्यान नहीं दोगे तो सी आपको छोटी से छोटी बात के लिए एक एरर शो कर देगा, जो कई चीजों में एक तरह से एक आप कह सकते हो डिसएडवांटेज भी है, लेकिन इसके अपने अलग एडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब ये जो है ना कि सी एक छोटे से छोटे, मान लो ये आपके सामने प्रिंटफ लिखा है, इसमें अगर मैं सेमीकोलन हटा दूं एक एरर आ जाएगा, ये आप सबको पता है। तो इसको कहते हैं सिंटैक्स ओरिएंटेड, यानी सी इज अ सिंटैक्स ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज कंपाइलर, मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज टर्बो सी सेवन, आप सभी ने टर्बो सी यूज किया हुआ है, टर्बो सी सेवन, टर्बो सी प्लस प्लस और बहुत कुछ। तो ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो एग्जैक्टली ये क्या है? कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो ना, ये आपको एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए बने हुए हैं, जिससे आप इन लैंग्वेजेस में कोडिंग कर सको, कंपाइलिंग कर सको एंड ऑल दैट। और इन सॉफ्टवेयर के अलावा आपको किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है इन लैंग्वेजेस को रन करने के लिए। सो दिस इज व्हाई दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको उस प्रोग्रामिंग का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आप अपना कोड लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको आईडीई बोलते हैं शॉर्ट में। सो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब यही होता है, आईडीई। अभी प्रैक्टिकल पे भी आएंगे, ये प्रेजेंटेशन बहुत छोटा सा है, उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल्स पे आएंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए ये बिफोर द बेसिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बार ये चीजें क्लियर होती है तब ज्यादा मजा आता है किसी भी काम को करने का। ओके, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट
यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो इंडिपेंडेंट है, डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, जब हम हायर लेवल पे करते हैं उसको डेवलपमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट यानी कि एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करना आपके पीसी में, जो कि आपको एक यू नो व्हाट एनवायरनमेंट क्या होता है आप रिलेट कर सकते हैं इंग्लिश के वर्ड से, कि किसी भी एक चीज को सर्वाइव करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। वो एनवायरनमेंट होता है इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में। अब प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ क्या है? देखो प्रिंट एफ, प्रिंट और स्कैन का मतलब अपन सबको पता है, यहाँ एफ क्यों लग रहा है, मेन बात ये है। तो प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ बेसिकली दो फंक्शन हैं, और इनके लास्ट में एफ लगने का कारण है कि उसकी अगर आप फुल फॉर्म देखो वो है प्रिंट फॉर्मेटेड एंड स्कैन फॉर्मेटेड। जैसा कि मैंने कहा आपको, सी एक सिंटैक्स ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ ये दोनों फॉर्मेटेड वे में चलते हैं। फॉर्मेटेड वे का क्या मतलब है, ये हम प्रैक्टिकल सेक्शन में देखेंगे। आपको अभी तक ध्यान रखना है कि ये दो फंक्शंस हैं, और फंक्शंस फॉर्मेटेड वे में अपना काम कर रहे हैं, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ ये दोनों। अब हम सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सी की तरफ स्पेसिफिक होते जा रहे हैं अब हम थोड़े थोड़े। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है जो भी कमेंट्स वगैरह आप ऐड करते हो जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन आप कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसमें रखना चाहते हो, वो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इसमें आप जो इंक्लूड करते हो, हैश इंक्लूड एसटीडीआईओ वो सब जो लिखते हो, जो आप हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हो, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में आता है। डेफिनेशन सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन के अंदर आप डिफाइन करते हो अपने खुद के फंक्शंस, अपने खुद के ग्लोबल वेरिएबल्स को, अपने खुद के मॉड्यूल्स और असेट्स को, जो कुछ भी आपको यूज करना है इस एग्जीक्यूशन के दौरान उसे डिफाइन करते हो। ग्लोबल डिक्लेरेशन में आप लोकल वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मैथमेटिकल या साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है तो पाई की वैल्यू उस कैलकुलेटर में इनबिल्ट होगी, तो वो आपने एक वेरिएबल बना के ग्लोबल डिक्लेरेशन में डिफाइन कर दिया। ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। फिर आती है मेन बॉडी। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो जो कि होता है मेन, और उसकी बॉडी इमीडिएटली आगे आ जाती है एक मेन। अब मेन क्या है? मेन एक ऐसा फंक्शन है जहां से आपके सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब जितनी भी सिंटैक्स ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उन सब में मेन से ही स्टार्ट होगा, और जितनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है वो अलग होता है, उसमें ऐसा कुछ रूल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको मेन से ही स्टार्ट करना है अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। सबसे पहले जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, आपने बहुत सारा कोड लिख दिया लेकिन मेन फंक्शन कहीं नहीं दिख रहा, तो वो प्रोग्राम रन नहीं होने वाला। आपका प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन जो रन होगी वो मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन ही होगी। तो मेन की बॉडी आपको लिखनी होती है। फिर फंक्शन की बॉडी, अगर आपने और कोई फंक्शन भी डिफाइन किया है तो उसकी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग इंटीजर। ये सब अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे, और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का टाइम आ जाता है। सो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे चलने से पहले मैंने जो कुछ आपको बताया, मैं आपसे एक थोड़ा सा फीडबैक चाहता हूँ। आप मुझे बताएं क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, क्या ये आप कैच कर पाए, कहीं मैं बहुत फास्ट तो नहीं चला गया? कोई डाउट अगर हो तो अभी आप पूछ लें, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल सेक्शन पे चल सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सेक्शन पे चलते हैं। अब प्रैक्टिकल सेक्शन में हम टर्बो सी यूज करते हैं, या टर्बो सी प्लस प्लस, या टर्बो सी सेवन, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको डॉट सी एक्सटेंशन जिस फाइल का हो वही एक सी फाइल होती है, उसी को यूज करना है। तो मैं टर्बो सी ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, टर्बो सी ओपन कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे आपको जो इंटरफेस दिख रहा है ना, मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ एक बार। हम्म, कैन यू ऑल्सो प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ लेक्चर्स विद ऑडियो? देखिए मैं आपको ये पूरे पूरे वीडियोस जो है लेक्चर्स ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पीडीएफ ऑफ लेक्चर से मैं समझा नहीं, लेक्चर का पीडीएफ कैसे? लेक्चर तो वीडियो होगा ना। मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा जो कि इस क्लास का वीडियो होगा, डोंट वरी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर एक नो नेम 00 डॉट सीपीपी दिख रही है, ठीक है। अब सीपीपी इज नॉट सी, आप सीपीपी को सी नहीं कह सकते। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, डॉट सी विथ। और एक बार मैं आपको टर्बो सी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको कई बार, अब जैसे कि अपन जो आईडीई यूज कर रहे हैं, ये अपन आईडीई टर्बो सी 7 इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज ये सबसे बेसिक आईडीई है जो एक बिगिनर को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्योंकि अगर आप वीएस कोड में जाओगे या पाईचार्म में जाओगे या किसी दूसरी अच्छी आईडी में विजुअल स्टूडियो में जाओगे, वहां आपको इतने सारे एडवांस लेवल के ऑप्शंस दिख जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एक बिगिनर फ्रेंडली आईडीई होने के कारण बिगिनर्स के साथ हम ये टर्बो सी 7 यूज करते हैं। यहाँ आपको एक आध प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि कभी कभी आपकी पूरी स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी। उस केस में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके रिपेंट डेस्कटॉप पे क्लिक करने से आपकी पूरी स्क्रीन सही हो जाती है। और ये कैसे करना है, इसके लिए शॉर्टकट की होती है F10। तो अगर आपके पास फंक्शन की है आपके पास लैपटॉप पे, तो फंक्शन दबा के F10 दबाइए एंड यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्शन, एंटर दबाइए 2 बार एंड रिपेंट डेस्कटॉप हो जाएगा। और भी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए नो नेम डॉट सीपीपी बन रही है। सीपीपी नहीं बनानी है, हमें डॉट सी फाइल बनानी है। उसके लिए हम इसको पूरे कोड को, अभी जो बाय डिफॉल्ट कोड आ रहा है, ये सारे बग्स हैं इस सॉफ्टवेयर के। बाय डिफॉल्ट एक कोड आ गया, लेकिन हमें इस चीज़ से डरना नहीं। हम इसको क्या करेंगे, सेव एज पे क्लिक करके हम फाइल डॉट सी एक्सटेंशन के साथ इसको सेव कर सकते हैं। ओके, और अब ये फाइल डॉट सी एक्सटेंशन लग गया है। एंड हम यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। सो आई विल राइट हियर हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड conio डॉट h। अभी मैं बताता हूँ ये सब क्या है, और डिटेल में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सो अब यहाँ हैश इंक्लूड का क्या मतलब है। देखिए ये जो सी प्रोग्रामिंग है ये आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क डेवलपर्स ने कर रखा है। और वो जो कुछ वर्क डेवलपर्स ने कर रखा है वो ही आपको यूज करना है आगे इस सी में और डेवलपमेंट करने के लिए। ओके, तो जो कुछ डेवलपर्स ने पहले से लिख रखा है, बता रखा है, वो सब कुछ मॉड्यूल्स के अंदर है, हेडर फाइल्स के अंदर है। यानी कि कई सारे फंक्शंस जैसे कि printf, scanf, उनका कोड लिखा हुआ है, वो हेडर फाइल्स के अंदर लिखा हुआ है। तो स्पेसिफिकली अगर हम सारा कोड एक साथ लोड करेंगे तो वो हमारे सिस्टम के ऊपर बहुत हीवी पड़ेगा। इसलिए सारा कोड एक साथ लोड नहीं होता, आपको जो कोड चाहिए आप स्पेसिफिकली उस एक कोड को लोड कर सकते हो। इसके लिए ये हेडर फाइल्स का सिस्टम बनाया गया। हैश इंक्लूड stdio डॉट h, यहाँ stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सो दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और ऐसे ही कोनियो, कोनियो का क्या मतलब है, CONIO, दिस इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब ये होता है कि आप जो printf scanf जैसे काम कर रहे हो, यूजर से इनपुट लेना आउटपुट देना, उस तरह के जितने भी फंक्शंस है वो stdio में होंगे, जो बेसिक फंक्शंस है। कंसोल का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करूँ, ओके, अनडिफाइंड सिंबल मेन इन बॉडी। अब देखिए ये एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने कोई भी मेन फंक्शन इसके अंदर नहीं रखा। आप देख सकते हैं मेरे प्रोग्राम में कोई भी मेन फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना देता हूँ, void main, अब इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इट्स एम्प्टी। ये ब्रैकेट आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये ब्रैकेट आप नीचे भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज void main मैंने क्या लिख दी ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप इसको रन करेंगे तो एक ब्लैक सी स्क्रीन आती है, उसे हम कंसोल कहते हैं। तो वो जो ब्लैक सी स्क्रीन आती है उससे रिलेटेड कोई भी काम अगर हमें करना है, आप प्लीज ये सब ड्रॉ मत कीजिए। क्लास में, ये क्लास मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, जाने कितने लोग इस मीटिंग को देखेंगे। थोड़ा सा आप क्लास का डेकोरम बना के रखिए तो अच्छा लगेगा। आप जब ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका नाम भी आ रहा है साथ में, बाय द वे।
ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे ही आप इसको रन करेंगे, वॉइड मेन है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर का कोड जो ब्लैक सी स्क्रीन आती है वो कंसोल है, तो उससे रिलेटेड कोई भी काम अगर आपको करना है तो वो conio डॉट एच यानी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में होता है। जैसे कि आपका CLR STR फंक्शन जो क्लियर स्क्रीन के लिए होता है। ठीक है, अब ये तो था वॉइड मेन। देखो वॉइड मेन क्या होता है, वॉइड का क्या मतलब है, वॉइड का मतलब ये है कि आप कुछ रिटर्न नहीं करने वाले। इतना समझ लीजिए, एक साथ सब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, ये आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। मेन इज द फंक्शन, मैंने आपको बता ही दिया जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये जो जो ब्रैकेट्स हमने लगाए हैं ये इसलिए क्योंकि ये डिनोट करते हैं कि जो ये हमने चीज लिखी है ये एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप है मतलब दिस इज अ फंक्शन, और ये चीज किसी ना किसी तरीके से एक कॉल को रिजेंबल करेगी, यानी इसको कॉल किया जा सकता है, इट इज अ कॉलेबल। ओके, ठीक है। तो वॉइड मेन जो हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैं कोई भी कोड लिख सकता हूँ। जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सा कोड लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये सिंटेक्स आपको ध्यान में रखना है। वॉइड मेन, यहाँ पर ब्रेस ओपन होता है, ब्रेस क्लोज होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस के बीच में जो आप कोड लिख रहे हो यही वो कोड है जो आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो इस एक पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू। ओके, अब आपने प्रिंटफ लिख के हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब ये जो हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है ये एज इट इज आपके कंसोल पे जाके प्रिंट हो जाने वाला है। जो भी आपके कंसोल में है प्रिंट हो जाएगा, और पुराना कुछ इरेज नहीं करने वाला, केवल आगे प्रिंट करेगा। ये सेमीकॉलन इसलिए, सेमीकॉलन क्यों लगता है देखो, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं आप लगाते आ रहे हो, आपको पता नहीं है सेमीकॉलन क्यों लग रहा है यहाँ पे। सेमीकॉलन यहाँ इसलिए लगता है क्योंकि जब आप नेक्स्ट लाइन में जाओगे तो नेक्स्ट लाइन में जाते वक्त आप तो नेक्स्ट लाइन में चले गए, आईडीई में आपको दिख रहा है नेक्स्ट लाइन आ गई, लेकिन जब ये कोड रन हो रहा है तो कोई नेक्स्ट लाइन प्रीवियस लाइन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है 0 और 1 बाइनरी में जब एग्जीक्यूट होगा उस। एक सेकेंड, अब कौन आ रहा है? ओके, तो अब आपको ये बात पता होगी कि बाइनरी के अंदर नेक्स्ट लाइन नहीं होती। ठीक है, 0 और 1 कहाँ है, स्पेस कहाँ है, एंटर। तो इसलिए ये जब कोड कंपाइल होकर एग्जीक्यूट होता है तो लाइन चेंज नहीं होती, वो सिंगल लाइन में ही होता है। और इसलिए ये सेमीकोलन दो अलग अलग लाइंस को यानी दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है, दैट्स इट, ये इतना काम कर रहा है। ओके, तो ये सेमीकोलन इस काम आता है। ओके, अब देखिए, इस प्रोग्राम को अगर रन करना हो देन वी कैन डेफिनेटली रन इट राइट नाउ, क्योंकि हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की और उसके कुछ फंक्शंस को यूज किया मेन के अंदर जो कि प्रिंट है। लेकिन अभी हमको आउटपुट दिखेगा नहीं। अगर अभी मैं इसको रन कर देता हूं तो मुझे कोई आउटपुट नहीं दिखा। तो ये आउटपुट ना दिखने का रीजन, इसका बैकग्राउंड रीजन ये है कि एक्चुअली आउटपुट शो हो रहा है, लेकिन आउटपुट शो होने के बाद भी जो एक काम होता है ना, जैसे आपको कोई काम दिया गया, आपने वो काम कर लिया, अब वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो आगे आप उससे रिलेटेड कोई काम नहीं करोगे। आपकी कॉपी में आप वर्क कर रहे हो, आपका वर्क कंप्लीट हो गया, आप कॉपी बंद कर देते हो, कॉपी खुली तो नहीं छोड़ते। यही काम ये कर रहा है सी, यानी कि पूरा काम हो गया, सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया तो बंद कर रहे हैं। अब हम इसके नीचे, आप में से कई लोगों को पता होगा कि गेट सी एच लगा देते हैं। ये गेट सी एच क्यों लगाते हैं और इसका क्या मतलब है? गेट सी एच एक्चुअली आप जो समझते हैं वो नहीं है। गेट सी एच वेट नहीं करवाता। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि ये वेट करवाता है कि आप जब तक कोई क्लिक ना करें या कोई बटन ना दबाएं तब तक प्रोग्राम को होल्ड करें, नहीं। गेट सी एच यानी कि गेट कैरेक्टर है। एक्चुअली ये एक इनपुट लेने का फंक्शन है। जो जब आप कोई भी की प्रेस करते हो तो जो आपका यूनिकोड है वो इनपुट में जाता है, और आप गेट सी एच की मदद से फर्दर इनपुट्स भी ले सकते हो लाइक स्कैनर। लेकिन गेट सी एच हम जब लगा देते हैं तो वो एक्चुअली हमारे इनपुट का वेट करता है सी प्रोग्राम, ना कि कोई बटन दबाने का ताकि वो खुद को बंद कर सके। तो गेट सी एच हमारे इनपुट का वेट करता है, और जैसे ही हम इनपुट दे देते हैं, अभी आपने देखा था बिना गेट सी एच के प्रोग्राम रन नहीं हुआ था, लेकिन गेट सी एच के साथ ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और हेलो वर्ल्ड मेरे को लिखा हुआ दिख गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम मैंने आज बनाया है, आपको बना के दिखाया है।
और इसका सिंटैक्स वगैरह आपको ध्यान रखना है। मैंने आज जनरली आपको बैकग्राउंड की बातें बताई हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक बातें हैं, जो कि आपको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होंगी, ऐसी बातें मैंने आपको आज बताई। ठीक है, तो अब आप लोग मेरे को ये बताइए, आप में से किसी को कोई भी ऐसी बात, देखिए आज मैंने बहुत डीप बातें आपको बताई है, तो कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, या कोई ऐसी बात कि आपको कहीं कोई डाउट है या कुछ रह गया, ऐसा कुछ अगर आपको लगता है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज। ओके, सॉरी। तो आपको ये मीटिंग कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आके सीखिए। आज तो एकदम फर्स्ट क्लास थी, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को वही सब सुनने को मिला होगा जो आपको आता है। लेकिन अगर आपको ये मीटिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा वो भी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके ऐसा कुछ आप ट्राई कीजिए। और अगर कोई भी आप सजेशन देना चाहें या डाउट पूछना चाहें, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप मेरे को बता सकते हैं। अल्टरनेट डेज पर ये मीटिंग्स होंगी, आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं, जो मैं आपको बोलूँगा सिर्फ वही लिखना है। अब मैं चेक नहीं करने वाला कि आप बना रहे हो कि नहीं, लेकिन अगर बनाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाए बिना नहीं पढ़ा जाता। आप फिर से रिवीजन कहाँ से करोगे अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो। और नोट्स आप कैसे भी बना सकते हो, कॉपी में बनाना है कॉपी में बनाओ, कंप्यूटर में बनाना है कंप्यूटर में बनाओ, कैसे भी बनाओ। कोड में जो दे रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट खींच के सेव कर लेना, या फिर आप अगर कॉपी कर सकते हो तो कर लेना। फर्दर अल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेस होंगी, और हर संडे को आपने पूरे जो वीक में जो कुछ भी आपने स्टडी किया है उसका एक टेस्ट भी देना होगा, जो कि आपके ग्रुप पे आ जाएगा। आज का जो वीडियो है वो भी आपके ग्रुप पे आ जाएगा। और फर्दर जो क्लासेस हैं उसमें कोशिश कीजिए टाइम पे आए और एक अच्छी स्ट्रेंथ लेके आए। आज भी जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, देवर ऑन टाइम, और आज उनने पेशेंस के साथ पूरी क्लास अटेंड की है। और ठीक है, आपको अगर कोई भी सजेशन हो, ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते, उसके कुछ अपने रीजंस हैं, आप मेरे को यहाँ बता सकते हैं या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और थैंक यू आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह हो आप अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखते हैं, फर्दर फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आगे बढ़ेंगे, प्रिंट एफ स्कैन एफ क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और लॉजिक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसका एक ही रीजन है कि आपको बैकग्राउंड नहीं पता कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही है। ओके, थैंक यू एवरीवन।